सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बारे में जिसे अभी हाल ही में जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। और आज के एपिसोड में हम इसी रिपोर्ट का एक एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि इस रिपोर्ट में इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को लेकर जो बातें बताई गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और हमें मालूम है कि इस वीडियो में हमें ऐसे कमेंट्स देखने को भी जरूर मिलेंगे जो कहेंगे कि हम क्यों इंडियन मिलिट्री की कमियों को बता रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर हमें सबसे बेस्ट बनना है तो उसके लिए हमें अपनी कमियों को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे तभी हम उन कमियों पर काम कर पाएंगे और उन्हें सुधार पाएंगे। और वैसे भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है बल्कि उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रिपोर्ट के एनालिसिस की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले महीने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिए जाने के बाद उसके अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच एक डॉग फाइट हुई थी। और इस डॉग फाइट में जहां हमने अपना एक MiG-21 फाइटर खोया था तो वहीं पाकिस्तान को भी अपने एक F-16 फाइटर का लॉस हुआ था। और इसी डॉग फाइट के बाद से इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज भी कुछ जाँच के घेरे में आ गई है। और अमेरिकन न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस डॉग फाइट के बाद से ही कुछ एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट बनाई है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस डॉग फाइट ने इंडियन मिलिट्री की कमी को नहीं बल्कि एक्चुअल में इसकी कैपेबिलिटी को ही दर्शाया है। और इस कैपेबिलिटी को साबित किया विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने विंटेज MiG-21 फाइटर से पाकिस्तान के नए और बेस्ट F-16 फाइटर को शॉट करके। तो इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले ही हम इंडियन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स की कैपेबिलिटी पर एक बार के लिए तो शक कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स की कैपेबिलिटी पर हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हैं जो इतने पुराने एयरक्राफ्ट के साथ भी इतने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट को गिराने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट में इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को लेकर की गई कुछ मुख्य बातों के बारे में। और अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती है उनमें से 68% यानी कि 68% इक्विपमेंट्स पुराने हैं जिन्हें ऑफिशियली विंटेज कंसिडर किया गया है। और इस न्यूज़पेपर का दावा है कि कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक अगर कभी इंटेंस वॉर होती है तो भारत के पास अपने ट्रूप्स को सप्लाई करने के लिए केवल 10 दिनों का ही एम्युनिशन अवेलेबल है। तो जहां तक बात है इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने इक्विपमेंट्स की, तो वैसे तो कोई भी युद्ध हथियार नहीं बल्कि उस हथियार को चलाने वाला जीतता है। और अगर उस हथियार चलाने वाले में काबिलियत है तो वो पुराने हथियार को भी एक अत्याधुनिक हथियार के सामने इस्तेमाल कर सकता है। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में किसी भी वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाती है और इसीलिए किसी भी मिलिट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इन पुराने इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जैसे कि इंडियन आर्मी की इंसास असॉल्ट राइफल्स को रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी एडवांस असॉल्ट राइफल्स के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। और भी ऐसी कई सारी खरीद प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं जो कि इंडियन आर्मी की इस विंटेज इक्विपमेंट वाली प्रॉब्लम को दूर कर देगी। और जहां तक बात है 10 दिन वाले एम्युनिशन की, तो इस पर कोई कमेंट करना डिबेटेबल होगा, क्योंकि वास्तव में इसकी स्थिति क्या है ये तो मिलिट्री पर्सनल्स को ही मालूम होगा। इस रिपोर्ट में भारत के मिलिट्री बजट को भी लेकर खासी चिंता दिखाई गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मिलिट्री बजट जो कि करीब $45 बिलियन है, वो भले ही पाकिस्तान के डिफेंस बजट से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन ये चाइना के मिलिट्री बजट से काफी ज्यादा कम है। क्योंकि पिछले साल चाइना का मिलिट्री बजट करीब $177.6 बिलियन था और बाकी पर्सनल्स की तुलना में भारत चाइना से ज्यादा पीछे नहीं है। तो फिर अगर पर्सनल्स की स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं है तो फिर भारत के मिलिट्री बजट में इतना फर्क क्यों है। और यहाँ पर केवल ये सवाल नहीं उठता है कि भारत अपने मिलिट्री पर कितना बजट स्पेंड करता है, बल्कि ये भी उठता है कि भारत किस तरीके से इस बजट को स्पेंड करता है। क्योंकि भारत के डिफेंस बजट का एक प्रमुख हिस्सा भारत के 1.2 मिलियन एक्टिव ड्यूटी ट्रूप्स की सैलरी और पेंशन में चला जाता है और केवल $14 बिलियन ही नए हार्डवेयर को खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज आती हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में भारत अब पहले नंबर से हटकर दूसरे नंबर पर आ गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 62% वेपन्स भारत रशिया से इंपोर्ट करता है और जबकि 15% और 11% अमेरिका और इजराइल से। हालांकि सन 2008 से अमेरिका से होने वाले इंपोर्ट में 2.7% से बढ़ाकर 15% तक की बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन इस रिपोर्ट में इंडियन मिलिट्री के पुराने हार्डवेयर के पीछे का मुख्य कारण भारत की डेमोक्रेसी को बताया गया है, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी मिलिट्री को ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले उसे अपनी पॉलिटिकल विल को मजबूत करना होगा, क्योंकि एक मजबूत पॉलिटिकल विल के दम पर ही मिलिट्री से रिलेटेड बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और इसलिए ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश में ऐसी सरकार को चुने जो एक मजबूत पॉलिटिकल विल रखती हो। और रही बात भारत के मिलिट्री बजट की, तो पिछले कुछ समय से हमें ऐसी कई सारी परियोजनाएं देखने को मिली हैं जिनके माध्यम से भारत के सिकुड़ते हुए मिलिट्री बजट को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पिछले साल से इंडियन आर्मी को लीन और मीन बनाने जैसी परियोजना पर काम किया जा रहा है, ताकि आर्मी को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से भारत में स्वदेशीकरण को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत वेपन्स को इंपोर्ट करने वाली लिस्ट में पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया है। और इस दूसरे नंबर पर आने के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। फायदा इसका यह है कि भारत स्वदेशीकरण पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है, और इसका नुकसान यह है कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर बनने के मामले में भारत को अभी बहुत दूर जाना है, और भारत ने अभी इसका कुछ ही % हिस्सा हासिल किया है। और जिस हिसाब से आज के हालात बन गए हैं, तो उस हिसाब से भारत के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने तक इंतजार करे। और इसलिए ऐसे में भारत को रशिया के साथ साथ अमेरिका जैसे देश से भी इंपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इन इंपोर्ट में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसी फैसिलिटीज को जितना ज्यादा शामिल किया जा सके उतना ही भारत के लिए अच्छा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।